गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने एग्रीकल्चर का यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बायोगैस प्लांट और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स यूज हो रही हैं फॉर द बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बच्चों क्या होता है बायोगैस प्लांट। यहाँ पे एक पिक्चर है बच्चों, इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं इसमें मेनली क्या होता है बच्चों। दो तो इसके पास क्या रहते हैं, एक तो इसके पास क्या रहता है इनलेट रहता है और दो इसके आउटलेट होते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बीच में जो होता है बच्चों इसका डोम शेप्ड होता है, एक चैम्बर होता है जिसे डाइजेस्टर टैंक भी बोला जाता है और वो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने बोला इसमें इनलेट का मतलब जिसमें से कोई भी मटेरियल हम अंदर डाल रहे हैं, और दो आउटलेट का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स बच जाते हैं उन्हें तो यहाँ से इस आउटलेट से बाहर निकालते हैं और जो गैस होती है वो इस पाइपलाइन से बाहर निकल जाती है। अब यदि मैं बायोगैस प्लांट को एक रीड करके बताऊं कि क्या होता है बायोगैस प्लांट, तो क्या होता है बच्चों। बायोगैस प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का नेचुरल डिग्रेडेशन होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बच्चों हम क्या लेंगे, हम मेनली बच्चों इसमें क्या लेते हैं, या तो काऊ डंग लेते हैं। बायोगैस का मतलब यही है कि हाँ बायोगैस किससे बन रही है, काऊ डंग से बन रही है। वाई, बिकॉज जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके एनिमल्स की जो होती है क्रॉप होती है, स्टमक बोलो, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिथेनोजीन्स एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक मैटर कौन से हुए, जो भी आपकी क्रॉप से जो रेसिड्यू बच जाते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको भी इनके साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनारोबिक कंडीशन। मैंने बोला था अभी कि मिथेनोजीन्स क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। Microbial control production of biogas is an important part of global carbon cycle. Every year 590 to 800 million tons of methane are released into the atmosphere. Biogas contains 50 to 70% methane and 30% carbon dioxide. Methane has a calorific value of 21 to 24 mg per m cube or around 6 kW per cubic meter. बायोगैस इज ऑफन यूज फॉर कुकिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं, लाइटनिंग के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में ये बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ऑर्गेनिक मैटर का टूटना। ठीक है, वेयर एंजाइम डिग्रेडेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड को किसमें, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी छोटी यूनिट्स में तोड़ रहे हैं। फिर एसिडोजेनेसिस कहाँ होता है, वेयर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड। हाइड्रोलाइटिक जो प्रोडक्ट हमारे मिले वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल इसमें कौन से, मिथेनोजीन्स वर्क करते हैं। और ये मिथेनोजीन्स क्या करते हैं, इन जो भी हमारे पास मैटर बना है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। वेयर ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया कंट्रोल मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम एसिडोजेनेसिस प्रोडक्ट। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने उन प्रोडक्ट से मीथेन फॉर्मेशन होता है। Slug produced from the anaerobic digester of liquid biomass is often used as a fertilizer. इसमें जो नीचे की तरफ स्लग मिल जाता है उसे एज अ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। डिजाइन एंड वर्किंग की बात करें बच्चों तो क्या है, द 2 टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट इन यूजेस फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। फर्स्ट इज फिक्स्ड डोम शेप्ड बायोगैस प्लांट जो मैंने अभी दिखाया था, और दूसरा होता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। द फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, अ फिक्स्ड डोम प्लांट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टर। इसके पास मैंने बताया था एक डाइजेस्टर होता है विद द फिक्स्ड नॉन मूवेबल गैस होल्डर। ऊपर की तरफ नॉन मूवेबल गैस होल्डर हमें ये दिख रहा है। ठीक है बच्चों, विच सिट ऑन टॉप ऑफ द डाइजेस्टर। उसके डाइजेस्टर के टॉप पे होता है। व्हेन गैस प्रोड्यूस स्टार्ट, जैसे ही गैस बनना स्टार्ट होती है, द स्लरी इज डिस्प्लेस्ड, स्लरी डिस्प्लेस्ड हो जाती है इनटू द कंपनसेशन टैंक। गैस प्रेशर इंक्रीज, जैसे ही प्रेशर गैस का इंक्रीज होता है विद द वॉल्यूम ऑफ गैस स्टोर्ड एंड द हाइट डिफरेंस बिटवीन द स्लरी लेवल इन द डाइजेस्टर एंड द स्लरी लेवल इन द कंपनसेशन टैंक। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट आर रिलेटिवली लो। बायोगैस प्लांट की जो कॉस्ट होती है बच्चों वो कम होती है। इट इज सिंपल एंड नो मूविंग पार्ट एग्जिस्ट। देयर आर ऑल्सो नो रस्टिंग स्टील पार्ट। किसी भी तरह का रस्टिंग कोई स्टील पार्ट नहीं है बच्चों, ये कंक्रीट जो ईंट होती है उनसे बना हुआ होता है पूरा। एंड हेंस अ लॉन्ग लाइफ ऑफ प्लांट कैन बी एक्सपेक्टेड। द प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड बनाया जाता है, प्रोटेक्टिव होता है इफ फॉर्म फिजिकली डैमेज एंड सेविंग स्पेस। वाइल द अंडरग्राउंड डाइजेस्टर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर एट नाइट। वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एंड ड्यूरिंग
cold season, sunshine and warm season take longer to heat up the digester. Digester को heat up करने में time ज़्यादा लगता है. No day and night fluctuation of temperature in the digester positively influence the bacteriological process. जो temperature का fluctuation होता है वो बैक्टीरिया की वर्किंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है. The construction of fixed dome plant is labor intensive, thus creating local employment में वो काम कर रहा है. फिक्स डोम से प्लांट आर नॉट ईजी टू बिल्ड. ये सारी चीज़ बच्चों इसकी मैंने क्या बताई, क्वालिटी बताई. They should only be built where construction can be supervised by experienced biogas technician. Otherwise plant may not be gas tight, टाइट या पोरिसिटी और क्रैक. नहीं तो गैस वो ये गैस का जो होल्डर है ये टाइटली बाउंड नहीं होगा और वो गैस जो है धीरे धीरे लीक होती चली जाएगी. तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि एक तो क्या होता है, इसमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ज़्यादा लंबे समय तक ये रहता है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड है बायोगैस प्लांट प्रोडक्शन का. तो इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि क्या होता है. मेनली डाइजेस्टर होता है, गैस होल्डर होता है, उसके अलावा जो अलग ये होता है जो बचता है स्लग, उसको हम इससे बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. फिर ये बता रहा है द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट. द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ डॉम शेप्ड गैस होल्डर. इसके पास डॉम शेप्ड होता है गैस होल्डर. ठीक है. मेड ऑफ स्टील, वहाँ पे स्टील यूज नहीं किया था बच्चों, ये ध्यान रखना. यहाँ स्टील से बना होता है फॉर कलेक्टिंग बायोगैस. द डोम शेप्ड गैस होल्डर इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज मूवेबल. ये मूवेबल होता है. एंड फ्लॉट ओवर द स्लरी, वो स्लरी के ऊपर मूव करता है. प्रेजेंट इन द डाइजेस्टर टैंक. ड्यू टू दिस रीजन द बायोगैस प्लांट इज कॉल्ड फ्लोटिंग गैस होल्डर. मेनली इसमें जो इसका गैस का होल्डर है वो फ्लोटिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बायोगैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट. स्लरी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर. स्लरी कैसे बनती है बच्चों, काऊ डंग में पानी को मिक्स कर दो, साथ में वो क्रॉप का जितना भी रेसिड्यू बचा है उसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं. इन कैटल डंग इन इक्वल प्रोपोर्शन इन मिक्सिंग टैंक. द स्लरी इज देन इंजेक्टेड इनटू द डाइजेस्टिव टैंक. अब मैंने उस स्लरी को किस में डाल दिया, उस टैंक के अंदर डाल दिया विद द हेल्प ऑफ इनलेट पाइप की हेल्प से. द डाइजेस्टर टैंक इज द क्लोज्ड अंडरग्राउंड टैंक मेड अप ऑफ ब्रिक्स बोला था मैंने कि ब्रिक्स से बना हुआ होता है. इनसाइड द डाइजेस्टर टैंक द कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द कैटल डंग ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. दिस एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन कैटल डंग प्रोड्यूस बायोगैस एंड गेट कंप्लीटेड इन अबाउट 60 डेज. समझ गए बच्चों. क्या करना है, काऊ डंग लेना है, इक्वल प्रॉपर्टी में हमने उसमें प्रपोर्शन में उसमें वाटर डाला, उसको इनलेट से अंदर डाल दिया, सारे इनलेट आउटलेट बंद कर दिए. 60 डेज में वहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, बायोगैस का फॉर्मेशन कर देते हैं. बायोगैस सो प्रोड्यूस्ड स्टार्ट टू कलेक्ट इन फ्लोटिंग गैस होल्डर एंड सप्लाइड टू होम्स थ्रू पाइप. एंड द स्पेंट स्लरी इज रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और स्लरी जो नीचे बची हुई होती है उसको हम बाहर निकालते जाते हैं विद फ्रेश स्लरी टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बायोगैस. तो ये वाला फ्लोटिंग वाला हो गया बच्चों. ये दिख रहा है, ये चैम्बर जो है थोड़ा सा फ्लोटिंग होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट. फिर आते हैं रो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ बायोगैस प्लांट. क्या क्या ले सकते हैं हम इसमें, एनिमल डंग, पोल्ट्री वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारे हम लेते हैं. प्रिंसिपल क्या रहता है, बायोगैस इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. बायोगैस क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं. फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट आर मच मोर commonly found than floating gas holder type biogas plant because require only locally easily available material for construction and inexpensive होता है, easy to construct होता है. एडवांटेज क्या है बच्चों, ड्रामेटिकली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ यूजर्स, हेल्थ को इम्प्रूव करता है. रैपिड फॉल इन डिजीज नहीं होने देता है बच्चों. रिड्यूस बर्डन ऑन फॉरेस्ट एंड फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट और फॉसिल्स फ्यूल के बर्डन को भी कम कर रहा है. प्रोड्यूस अ क्लीन फ्यूल, जो फ्यूल मिल रहा है वो बिल्कुल क्लीन होता है. हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है. प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, अब इसका जो बचा हुआ नीचे का सॉलिड पार्ट होता है वो मैन्योर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर प्लांट. कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन बाय डिकम्पोजिंग सीवेज, एनिमल डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा. लिमिटेशन क्या है बच्चों, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बायोगैस प्लांट वेरी बिटवीन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है. दे आर ऑफन हाई रिलेटिव टू द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड अदर पोटेंशियल यूजर्स. Poor farmer are still lacking behind for adopting these technology because क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या अगर स्टिल लैकिंग बिहाइंड द अडॉप्टिंग, क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, वो इनिशियल कॉस्ट इसके जो इंस्टॉलेशन की इनिशियल कॉस्ट होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होती है.
ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ कैटल ओन्ड बाय एन एवरेज फैमिली ऑफ फार्मर इज एन एडुकेट टू फीड अ बायोगैस प्लांट। एडवांटेज एज अ फ्यूल क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उस फ्यूल की, क्लीन फ्यूल होता है, किसी भी तरह का रेसिड्यू नहीं बचता है, स्मोक नहीं आता है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक होती है, कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, बर्न इजीली रेडिली, हैव अ कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर। तो ये हो गया बायोगैस प्लांट। अब अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड एलिजिबल क्राइटेरिया, तो कौन कौन सी स्कीम्स बच्चों हैं यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। पहले, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, लाइवस्टॉक रेयरिंग एक्टिविटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द नेशनल इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें नेशनल इकोनॉमी को एक शेप दे रही हैं एंड द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दे कंट्रीब्यूट टू द फूड बास्केट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हाउस होल्ड इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी देती है, पर्टिकुलरली अमंग लैंडलेस स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वुमेन्स, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग चीप एंड न्यूट्रिशनल फूड। लाइवस्टॉक पर्टिकुलरली सर्व एज एन, जो लाइवस्टॉक होता है वो क्या कर रहा है, एज ए इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया था, फॉर फार्मर हु आर ऑफन रेवेंज्ड एट द हैंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ड्रॉट एंड फ्लड। उस समय वो उसको एज ए इंश्योरेंस यूज करते हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट विद द स्प्रॉटिंग ऑफ peri-urban area. High level of rural-urban migration have led to extension of rural activity in the cities. Increasing poverty, unemployment and food insecurity have resulted in cultivation of marginal lands. ठीक है, marginal lands के cultivation का है result. Lack of organized employment in cities, organized employment नहीं होता है cities में in pushing people to take up informal employment. Livestock rearing have become a common practice, filling this gap. For the proper management and care of both livestock, animal and dairy produce, a number of government policies and schemes have been developed to improve the standard of control of animal disease, scientific management, upgradation of genetic resource, increasing availability of nutrition, feed and fodder, sustainable development of processing and marketing facility, and enhancement of production and profitability. Some of these schemes and programs have been listed below. सबसे पहले बता रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरिंग में फर्स्ट इसने लिया है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। क्या था? अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरिंग। द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 सब मिशन, वन ऑफ विच इज लाइवस्टॉक डेवलपमेंट। सबसे पहला मिशन था उनका लाइवस्टॉक का डेवलपमेंट करना। ठीक है। अंडर दिस क्रेडिट based scheme, subside is provided for development of livestock to farmer. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, is the subside channelized agency. इन्होंने क्या बनाया? एक तरह का बैंक बनाया, नेशनल बैंक बनाया for the subside channelized agency under the sub mission of livestock development. The mission is adapted to promote livestock. ये जो मिशन मेनली था लाइवस्टॉक की प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा था, पिग डेवलपमेंट को, फीड के उनके फूडर्स डेवलपमेंट को, स्किल डेवलपमेंट को लाइवस्टॉक के, एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन एज लाइवलीहुड। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन काम क्या था? लाइवस्टॉक का प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसलिए उसको फूड जो भी दे रहे हैं उसको बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने क्या करा है? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को सबसाइड चैनलाइज्ड एजेंसी को फॉर्म करा इस मिशन के दौरान। नेशनल डेयरी प्लान फेज क्या था? 1, द नेशनल डेयरी प्लान फेज 1। द नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 इज अ centrally sponsored scheme for period of 2011-12 to 2018-19। इसके बीच में चली थी बच्चों। एट कैरिंग आउट प्रोजेक्ट इन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट टू प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट टू द स्टेट। उनको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देने के लिए थ्रू अ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, फंडिंग बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इन्होंने क्या करा? उन्हें फंड प्रोवाइड करा जो कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी उनको, जो कि एलिजिबल थी, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू।
Dairy and Fishery of the National Dairy Department Board, with the International Development Association being the nodal funding agency. The scheme is planned to increase productivity. अब ये फंडिंग क्यों कर रहा है बच्चों? क्योंकि इसको क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है मिल्क एनिमल्स की, increasing milk production to meet the growing demand of milk, helping rural milk producers assess organized milk processing sector in another objective with which the scheme has been planned. पहले तो उन्होंने क्या किया, उनको फंड प्रोवाइड कराया फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल, उसके अलावा उन्होंने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी ये काम किया था. नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, द प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 12th 5-year प्लान ऑफ कंट्री, 12th 5-year प्लान है ये, एम टू इम्प्रूव टू बोविन ब्रीडिंग और डेयरी सर्विस ऑफ द कंट्री, मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरिंग. द प्रोग्राम प्रोवाइडेड फंड टू फार्मर्स थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये भी फंड दे रहा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑफ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, State Animal Husbandry Department, State Milk Federation and other supporting NGOs and university and college. The program aimed to not just assist farmer in quality inseminations service and input in breeding, but the dairy arm of the program and aim to strengthen the infrastructure of quality milk through cold chain. ये क्या कर रहा है कि केवल उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उनकी जो मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए भी फंड प्रोवाइड कराता है. इट ऑल्सो एम टू क्रिएट एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करवा रहा है ये, प्रोक्यूरमेंट्स, ट्रेनिंग फॉर डेयरी फार्मर्स की को ट्रेनिंग देता है, स्ट्रेंथ डेयरी कोऑपरेटिव्स, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन थ्रू टेक्निकल इनपुट ऑफ टू डेयरी फार्मर्स एंड अलॉन्ग विद रिहेबिलाइजेशंस ऑफ पोटेंशियली वैल्यूएबल मिल्क यूनियंस एंड फेडरेशंस. ये काम हुआ किसके लिए, बोविन ब्रीडिंग्स एंड डेयरी डेवलपमेंट्स के लिए. फिर आता है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस. मैंने पहले भी बताया था लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस किया जाता है एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. दिस हैज बीन वन ऑफ द ओल्ड स्कीम विच हेल्प एंश्योर ऑफ हाई यील्डिंग कैटल एंड बफेलो एट द मैक्सिमम ऑफ देयर करंट प्राइस. द प्रीमियम ऑफ द स्कीम बीइंग subsidized to 50%. The entire cost of subside is borne by the central government. ठीक है. प्रोवाइडेड मैक्सिमम फॉर 2 एनिमल, ये क्या करता है, 2 एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करा रहा है, पर बेनिफिशियल फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर. 2 एनिमल्स का 3 ईयर तक का इंश्योरेंस दे रहा है. दिस स्कीम बिकम वेरी क्रिटिकल वैन डीलिंग विद डिजीज कैटल. ये बहुत क्रिटिकल है जब अगर कैटल डिजीज होते हैं. इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द स्टेट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड. द ऑब्जेक्टिव रिमेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन mechanism to the farmers and cattle rearing against any eventual loss due to death of animals, demonstrating the benefit of insurance of livestock, ultimately improving livestock health and better product. ठीक है, तो ये हो गया लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस. क्यों किया जा रहा है कि एक तो फार्मर्स की हेल्प हो जाए और उनकी खुद की प्रोटेक्शन हो जाए. फिर आता है इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्या था, एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन बैकवर्ड, हिली एंड नॉन ऑपरेशन फ्लड रीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विस टू द डेयरी फार्मर इन दीज लोकेशन. ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, जैसे हीली हो गया, नॉन ऑपरेशन फ्लड रीजन्स होते हैं, उस जगह पे ये प्रोग्राम चलाया गया बच्चों फॉर द डेयरी फार्मर्स के लिए. इट ऑल्सो एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी टू द लोकल पॉपुलेशन थ्रू डेयरी फार्मिंग along with indirectly affecting the social, nutritional, economic status of the families. ठीक है, ये उनको क्या कर रहा है, सोशली, न्यूट्रिशनली और इकोनॉमिक स्टेटस उनका फैमिलीज का बढ़ा रहा है. लास्ट हो गया बच्चों हमारा 6 है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल. इन ऑर्डर टू कंट्रोल एमरजेंसी एंड एग्जॉस्टिक डिजीज. कई बार एमरजेंसी हो जाती है और एग्जॉस्टिक डिजीज हो जाती है. द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 12th 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द स्कीम हेल्प, ये स्कीम कर क्या रही है बच्चों, कलेक्ट कर रही है, कंपाइल एंड डिसमिनेट मंथली एनिमल डिजीज स्टेटस. मंथली उन एनिमल्स का डिजीज स्टेटस लेती है इन ऑर्डर टू हैव द स्टेटस कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ताकि वो जो एनिमल से टू एनिमल स्प्रेडिंग होती है डिजीज की वो ना हो. सर्टेन डिजीज लाइक द रेंडियर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज,
brucellosis, classical swine fever, etc. come specially under the scheme as a separate कंपार्टमेंट ओइंग टू द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज इन लाइफ स्टॉक। ठीक है, मेनली डिजीज से बचाने के लिए, उसकी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए ये वाले क्या किया जाता है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल किया जाता है अंडर दिस वैक्सीनेशन। उसके अलावा इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीनेट कर रहे हैं। अवेयरनेस कंपोनेंट प्ले क्रूशियल रोल एट द ग्राउंड लेवल। द स्कीम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एट सेंटर एंड स्टेट वेटनरी काउंसिल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 7 भी हो गई है और कंप्लीट सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर का।